हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो अब जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 10th क्लास का 9 बजे क्लास दी जाती है। तो आज फिर से हम आ गए हैं लाइव। तो आ जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी जो करवाई जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, और लास्ट में 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रखा गया है। तो आप देखना ना भूलेंगे, ठीक है ना। आप फिलहाल वीडियो में बने रहें, आपको सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाई जाती है। तो आप जरूर क्लास करें, ठीक है। आप जितना बार क्लास कीजिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो आज जो है से इकोनॉमिक्स में जो लेसन 1 है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, इसका आज तीसरा क्लास है, ठीक है ना। लेसन 1 का ही तीसरा क्लास है। तो आप इस तीसरा क्लास को देखना आप ना भूलेंगे मित्रों, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास जैसे चैप्टर का नाम है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, कौन सा सही जवाब है, ठीक है। बताइएगा सही जवाब कौन सा है, बताइए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल, ऑप्शन आपके सामने है। आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, या लोक कल्याण पर, ठीक है। आप आंसर पर उधर ध्यान न देंगे क्योंकि आंसर गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये गेस्ट पेपर में जल्दी से आंसर भी गलत टाइप हो जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, या लोक कल्याण पर, ठीक है। जल्दी से आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक ही चैप्टर के मैं 5-6 क्लास कैसे करवा रहा हूँ कि मैं विभिन्न जितने जो बाजार में गेस्ट पेपर आते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के जो बुक आते हैं, जितने जो किताब बिकते हैं, वो सारा के सारा मैं किताबों से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिदिन करवा रहा हूँ, और सब्जेक्टिव एक बार में तो 6-7-8 को याद हो नहीं सकता है 10 को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी लेकर आता हूँ। कहने का मतलब हुआ कि कछुए की चाल से चलते हुए हम पूरी की पूरी जो है ना रास्ता तय कर लेंगे, है ना। मेरा मानना यही है, ठीक है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका एक चैप्टर का बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा ऐसा विश्वास है, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में जो बल दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम, नरेगा कार्यक्रम नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, बताइएगा। इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही उत्तर है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर बतलाइएगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। देखिए, किसी न किसी जो बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो भी जो दिया गया है जिससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई ना कोई नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर रिपीट मिलता है आप उसका जवाब दीजिएगा, और रिपीट मिलेगा वो आप उसको अगर बना दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको याद हो जा रहा है। और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और उसको भी अगर नहीं बना पा रहे हैं तब तो भाई बहुत दयनीय स्थिति है आपका, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई का, मुरली मनोहर जोशी का, या महात्मा गांधी का। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों कि महात्मा गांधी का, ठीक है ना। नरेगा से मनरेगा जो कर दिया गया था, महात्मा गांधी के जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को कर दिया गया था। पूरी डेट को बात करूँ तो 2009 ईस्वी में कर दिया गया था। आप जानते हैं कि नरेगा को 2 फरवरी 2006 ईस्वी में लागू किया गया था, लगभग 200 जिलों में, ठीक है ना। और इसको ना नरेगा से मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। नरेगा का पूरा नाम होता है, एन से नेशनल होता है, आर से रूरल होता है, ई से एम्प्लॉयमेंट होता है, जी से गारंटी होता है, ए से एक्ट होता है। और जैसे एम जोटा तो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट से हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट हो गया, मतलब अधिनियम हो गया, ठीक है। और इस नरेगा के तहत आपको ना साल भर में 1 वर्ष में 100 दिन की जो है ना रोजगार दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, ठीक है ना। तो यह है, इसके लिए आप जॉब कार्ड बनवाते हैं, या फिर सुने भी होंगे कि लोग जॉब कार्ड बनाते हैं। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इससे पहले वाला भी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 2015 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2018 में क्वेश्चन पूछा, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा। बताइएगा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है।
बताइए जल्दी से, आपको बीमारू राज्य बताए थे। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब का, केरल का, बिहार का या दिल्ली का? बताइए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बताइए पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आप चाहे कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़े हो, लेकिन प्रैक्टिस आप ऑन करके यूट्यूब पर कर सकते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं तैयार हूँ 2025 एग्ज़ाम के लिए। आगामी एग्ज़ाम जो 2025 का होगी उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर करवा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसके सामने ऑप्शन जो दिया गया है मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो जल्दी से बदलाइए। देखिए, आप सबसे पहले सुबह जब उठें तो एक टारगेट फिक्स करें कि हमें क्या करना है इस दिन में, और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दें आप, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 1 महीना के बाद आपकी सुधार कैसे होने लगती है, ठीक है ना। आपका सुधार खुद पर खुद पता चल जाएगी, ठीक है। तो टारगेट अचीव आप ज़रूर करें। टारगेट फिक्स करें सबसे पहले सुबह उठ करके, और उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या कोची कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा आप अचीव करने में लगा। टारगेट अचीव हो जाता है तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आपके सामने ऑप्शन है मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब ही होता है जिससे आय प्राप्त होता है। तो मनोरंजन से इनकम नहीं होगा, किसी को सेवा करने से इनकम नहीं होगा, परोपकार करने से, समाज सेवा से भी इनकम नहीं होगा, जीविकोपार्जन मतलब जीवन चलाना, ठीक है ना। जो इनकम होती है ना वही आय का उपार्जन। तो जीविकोपार्जन के लिए काम करता है ना, तभी तो आर्थिक क्रियाएं होगी ना। आर्थिक क्रियाएं से ही तो जीवन चल सकता है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब ही यही है। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताइए, बताइए जल्दी से। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो पाँचवा के ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को दो भाग में बांटा गया है, एक सरकारी सेवा, एक गैर सरकारी सेवा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था, किसने किया था भाई जी? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण। बताइए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा जल्दी से। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया मित्रों? तो आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 ईस्वी में दिया था, जब बिहार के छात्र आंदोलन हो रहा था उस समय दिया था। तो इसका स्पेशली बिहार के छात्र आंदोलन, जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे ना, इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, सिविक्स जब हम पढ़ाएंगे, सिविक्स, और उसके जब थर्ड चैप्टर चलेंगे ना, लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष, जिस चैप्टर का नाम है, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको बिहार का छात्र आंदोलन क्या क्या घटनाएं घटी। आप फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए। इसी के बाद 1977 ईस्वी में बना था क्या? मोरारजी देसाई का सरकार, और गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, नहीं तो पहले से कांग्रेस पार्टी का ही सरकार चलती थी। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अभी हमने तुरंत बताया मित्रों कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 7वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, नहीं सुनाई दिया था। सेवा क्षेत्र को ना तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, या तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अरे भाई अदल बदल के भेष बदल कर आएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। 7वां का बी ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, केवल क्वेश्चन नंबर दे करके और साथ में आंसर टाइप कर दीजिए कि 8 का ए है, या बी है, या सी है, डी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ, 1951 में हुआ, 1952 में हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ मित्रों, 8वां का सी ऑप्शन, 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है।
1951 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर में पढ़वाएंगे। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना था, बताइए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो योजना आयोग का जो भंग करके ना कौन सा आयोग बनाया गया था मित्रों? तो योजना आयोग जब भंग हुआ था ना उसके बाद बनाया गया था, ए ऑप्शन है बताइए नीति आयोग, बी में बताइए वित्त आयोग, सी में बताइए राज्य वित्त आयोग, डी में बताइए इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम दे देता हूँ। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था मित्रों? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया था वो आयोग, जिस आयोग का नाम है नीति आयोग। ठीक है ना, 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 2015 से क्या हो गया? योजना आयोग के बदले नीति आयोग हो गया। अगर आपको नीति आयोग का स्थापना पूछेगा तो आपको उसी तरीके से जवाब देना। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना? ये सब नोट में लिखवाई गई है, इसका सही जवाब दे पाएंगे। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसके सामने ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 10वां के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 2019 के एनुअल एग्जाम, 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों कि किसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश को कहते हैं, उस देश को कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, क्या कहते हैं उस देश को? अब जल्दी से जवाब दीजिए। विकासशील देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, अविकसित देश कहते हैं, या अर्धविकसित देश कहते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश होता है। दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है विकासशील देश कहलाता है, जिसको अविकसित देश कहते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताइए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मित्रों क्या है? तो आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जब उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों का अधिकार हो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बोले तो प्राइवेट और सरकारी दोनों हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जब उत्पादन के साधन पर केवल सरकार का नियंत्रण हो तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बोले तो केवल सरकारी हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बोले तो प्राइवेट केवल। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना अमेरिका में भी है, समाजवादी व्यवस्था चीन में है, रूस में है ना, क्यूबा में है। और पूंजीवादी व्यवस्था आपका अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है ना। इस बात अब ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मित्रों। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था मित्रों इसका बिल्कुल सही जवाब है, अभी हमने तुरंत बताया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने जस्ट बताया, इसका आप ना क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कुछ समय पहले हमने बताया था कि सेवा क्षेत्र को ना 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक सरकारी सेवा हो सकती है, गैर सरकारी सेवा हो सकती है। जब सरकार के द्वारा सेवाएं दी जाती है तो उसको सरकारी सेवा कहते हैं, और जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किसी निजी व्यक्ति के द्वारा सेवाएं दी जाती है तो उसको हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं।
जैसे सरकारी अगर हॉस्पिटल है तो सरकारी सेवा, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल तो प्राइवेट सेवा हो गया, गैर सरकारी सेवा। जैसे सरकारी अगर एजुकेशनल संस्थान है, पढ़ाने लिखाने वाला संस्थान है, विद्यालय है, तो सरकारी स्कूल हो गया। और गैर सरकारी स्कूल हो गया तो सरकारी सेवा गैर सरकारी सेवा, आप समझ ही रहे हैं। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा चैप्टर में से है, लेकिन दे दिया है पहले चैप्टर में, तो इसका सही जवाब है 25,494 रुपया है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आती भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ था, इसलिए इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए हम आंसर फटाफट बताते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग से नाम बदल करके नीति आयोग हो गया 1 जनवरी 2015 में। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जीविकोपार्जन करना, मनोरंजन करना, एवं भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर देकर। तो इसका सही जवाब है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना, है ना। जीविकोपार्जन करना भाई, जीवन नहीं चलेगा तो काहे लगी काम करेगा भाई। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, बताइएगा, जीविकोपार्जन करना, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं? भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, संगठन होता है, और साहस होता है। 5 गो होते हैं। किसी व्यक्ति का भी हो, व्यक्ति या निजी व्यक्ति का संस्था का अधिकार है, केवल निजी व्यक्ति का है ना। सरकार का तो बोल नहीं रही हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, सरकार की रहती तो समाजवादी, अगर दोनों का रहता तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कितनी आसान सी बात है। बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की है, पशुपालन की है, खनिज की है, कृषि की है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो आप जानते हैं कि बिहार में बचा ही क्या है, केवल कृषि बची। तो कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उद्योग किस में आ जाएगा मित्रों? आपका जो है ना, उद्योग जो है से आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। खनन भी कृषि क्षेत्र में ही आता है। लेकिन बिजली गैस क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। निर्माण किस में आ जाता है? द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। अंग्रेजों ने भारत का डॉट किया, अंग्रेजों ने भारत को क्या किया? शोषण किया, और क्या किया? सताया। खाली स्थान वाला है, बना देना चाहिए। सामान्यतः किस देश के विकास कार्य, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। तो आपको हमने बताया था कि किसी देश के विकास का अगर स्तर निर्धारित करना है ना, तो उसको साक्षरता भी देखना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी देखना पड़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति देखना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बताइए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, या श्रीलंका की? बताइए। तो इसका सही जवाब है मित्रों, ये श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है ना, नहीं, श्रीलंका की तो स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई थी, अब बांग्लादेश आ गया है। ठीक है, श्रीलंका नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश अब होगा। ठीक है, बांग्लादेश ये मारिएगा सही मित्रों, बांग्लादेश। 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बांग्लादेश। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बताइए, तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, देखिए, विकसित जो अर्थव्यवस्था होगा ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका में होगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था है। 27वां क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? बताइए, आज बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो सकता है, कृषि पर अत्यधिक जनभार हो सकता है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। बताइए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से ऑप्शन आंसर कमेंट कीजिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक भार है, या फिर बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है। मतलब इनमें से सभी होना चाहिए। अच्छा, इसका डी ऑप्शन। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? बताइए,
बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो क्या रहा यार, जब से बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, है ना, इस समय ना 3 राज्य अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, नहीं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 7 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है ना। बिहार से बंगाल हुआ 1912 ईस्वी में, फिर बिहार से छत्तीसगढ़ हुआ 1936 ईस्वी में, और उसके बाद बिहार से झारखंड हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीनी मिल ही केवल बच गया था, चीनी उद्योग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनमें से सभी। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कौन क्या कह रहा है, तो आपको याद नहीं होगी सारी चीज़। ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान न दें। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन करने पर ध्यान देते हैं, है ना। जो फालतू के बातें करते हैं कमेंट बॉक्स में, आप उनको करने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, अपना खुद पढ़िए, खुद पर खुद लोग शांत हो जाएंगे। जब आप लोग जवाब देते हैं तभी तो बोलते रहता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, बताइए। कृषि, उद्योग, व्यापार, या उनमें से सही बताइए। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा मित्रों, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बताइए, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 50%, 40%, 10% कि 20%। तो आप इसका सही जवाब दीजिएगा मित्रों कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो कृषि कार्य में महिलाओं के लगभग 40% योगदान है। ठीक है, तो 32वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? कृषि क्षेत्र है ये जी, उद्योग क्षेत्र है ये, सेवा क्षेत्र है ये, तो सहकारिय क्षेत्र नहीं ना है। तो 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आपको बताए थे मित्रों कि नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में मनरेगा कर दिया गया था। नरेगा के लिए अधिनियम 2005 में बनी, लागू 2006 में हुई, और नरेगा से मनरेगा 2009 में किया गया। ठीक है, इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है 1 वर्षों में। 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को बताइए कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही जवाब है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। 35वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? ठीक है ना, तो आप पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिए और 11वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक है। तो याद रखिए, दोनों में से कोई प्रश्न पूछता ही है। 33-35 का बी ऑप्शन हो गया। 36 नंबर, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? बताइए। मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं HDI, HDI की परिभाषा भी हमने लिखवाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, UNDP मानव विकास सूचकांक है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्देशन में तैयार किया गया यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका तुलना किस आधार पर? स्वास्थ्य के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर किया जाता है। तो कितना हुआ? 3 को घटक हो गया, तो सही बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। ठीक है ना, मतलब प्रति व्यक्ति आय, जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा। 36 का 3 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है ना, अब सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। यह है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब हमने दे रखा है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्थिक नियोजन का हमने 3 परिभाषा लिखा है, आप तीनों में से जो मैंने सो याद कर लीजिए, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप चाहे तो पहला याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आर्थिक नियोजन क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का तय अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। सामाजिक हो चाहे फिर आर्थिक उद्देश्य हो, उसको पूर्ति करने के लिए ना जितना मेरे पास संसाधन है उसी को ना एक लिमिट अवधि में, एक लिमिट समय अवधि में जो लक्ष्य जो है, टारगेट है, उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला परिभाषा है कि राष्ट्र के
प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका आर्थिक नियोजन। और एक है आपका कि किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये परिभाषा है। आपको केवल परिभाषा ही लिखना है कि आर्थिक नियोजन क्या है आता है, तो ये नोट पॉइंट आपको एक्स्ट्रा के लिए दे दिया हूँ। आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन में किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। आप जानते हैं कि अनुसूची 7 में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हालांकि एक अवशिष्ट सूची भी है जिसमें टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ आता है, अनुसंधान चीज आता है, ठीक है ना विषय। तो नोट नंबर 2 में है आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आंसर आप समझिए क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, आपको अगर आपको राइट डाउन करनी होगा तो आप कर लीजिएगा, यही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए, जब देश के कुल राष्ट्रीय आय में वहाँ के कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र दिया गया है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आपके सामने नोट पॉइंट भी एक दे रखा हूँ। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, ठीक है, जब आर्थिक विकास का पता करना है तो, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।